Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of daily news analysis. Today is 10th of September 2024 and I am Naresh Sharma going to discuss with you the current affairs of the day. So first of all, we are going to discuss some questions from the previous day session. So to revise the previous day session. So recently it was in news, where is Galathia Bay located? सो जो गलाथिया बे है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पे बना रहे हैं हम क्या, एक मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया जो कि हमारा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। सो ये इसीलिए न्यूज में था। सो एक्चुअली ये कहाँ पर है, ग्रेट निकोबार आइलैंड में है ये गलाथिया बे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ डेवलपिंग गलाथिया बे? इसको डेवलप करने का हमारा प्राइमरी पर्पस क्या है? सो द प्राइमरी पर्पस इज टू इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, इसको हमें बनाना है। मींस ये इंटरनेशनल होगा, कंटेनर का यहाँ पर ट्रांसशिपमेंट होगा। मींस अगर किसी और कंट्री से कोई कंटेनर आया तो उसको वहां से किसी अदर डेस्टिनेशन पर शेयर किया जा सकता है। कल हमने डिस्कस इसको किया था। अगर इस ट्रांसशिपमेंट के कॉन्सेप्ट को आपको और अच्छे से समझना है तो आप कल का डीएनए देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच मॉडल विल गलाथिया बे बी डेवलप्ड? सो इस गलाथिया बे को केवल गवर्नमेंट डेवलप नहीं करेगी, बट ये जो है बेस्ड होगा पीपीपी मॉडल पे। पीपीपी मॉडल इसको कहा जाता है, दैट इज पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। सो यहाँ पर हो गया पी पी और पी। इस जो है मेथड्स में ये डेवलप होगा, यही इसका मॉडल होगा। और ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखें तो बड़े प्रोजेक्ट जितने भी डेवलप हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स को अब पीपीपी मॉडल पर ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज फेज 1 ऑफ द गलाथिया बे प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन्ड? सो इसका फेज 1 का जो प्रोजेक्ट है वो 2028 में कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद जो है 2028 में ही इसके ऑपरेशनल होने के जो है एक्सपेक्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑपरेशनल मेजर पोर्ट्स डज इंडिया करेंटली हैव? सो अगर हम ऑपरेशनल पोर्ट्स की बात करें, सो अभी हमारे पास में 13 पोर्ट्स तो अभी ऑपरेशनल है, मींस जो करंटली वर्किंग कंडीशन में हैं। बाकी इंडिया के पास में टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं जिसमें से 12 ऑपरेशनल हैं। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलेशन, operation and planning of major ports in India. So there has been an special act to control, regulate and monitor the major ports in India. So the act is Major Port Authorities Act 2021. इस एक्ट के थ्रू इंडिया में मेजर पोर्ट्स का जो ऑपरेशन है उसको हैंडल किया जाता है। हाउ मेनी मेजर पोर्ट्स आर इन इंडिया? सो अगर आप उस सेक्शन में देखोगे तो हमको यहाँ पर 13 टोटल मेजर पोर्ट्स हैं जिसमें से 12 जो है ऑपरेशनल है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच मेजर पोर्ट इन इंडिया इज प्राइवेट? देखो जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वो मोस्टली गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन एक पोर्ट ऐसा है जो मुंद्रा पोर्ट जिसका नाम है, ठीक है, इस पोर्ट को हम मानते हैं ये प्राइवेट पोर्ट है। गुजरात और वहां मींस जो अडानी है उनके प्रोजेक्ट ने मिलकर के इसको डेवलप किया था। सो ये एक कैसा पोर्ट है, ये एक प्राइवेट पोर्ट है। अदरवाइज सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था। अगर हम मुंद्रा पोर्ट की बात करें तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है और इंडिया का बिगेस्ट प्राइवेट पोर्ट है, ठीक है। दूसरा, ये गुजरात अडानी पोर्ट लिमिटेड इसके थ्रू एक कंपनी बनाई गई थी और उसके थ्रू इसको बनाया गया था। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट विल सून रोल आउट द मच अवेटेड इंडिया साइज इनिशिएटिव, फाइंड करेक्ट ऑप्शन। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया साइज नाम का एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर रही है, वो इनिशिएटिव क्या है उसके रिगार्डिंग में हमको करेक्ट ऑप्शन देखना है। इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? नो। इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस? नो। इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स? यस। सो ये जो प्रोजेक्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स का है। और डी में अगर इसकी बात करें तो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड इसका कोई मैटर नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट अब हम चलते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। आज हम दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जहां से कई बार पहले भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, और उसमें से फर्स्ट टॉपिक है आपका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड्स। मींस ये क्लीन एयर को लेकर के है। एनवायरमेंट पॉल्यूशन में भी एयर पॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अवार्ड्स मिलते हैं कुछ सिटीज को जिन्होंने अपने यहाँ की एयर पॉल्यूशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल किया हो। और उन्हीं को अगर आप देखोगे तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, उन्होंने क्या प्रेजेंट किया है? उन्होंने प्रेजेंट किए हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड 2024, ठीक है। सो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्लियर हुआ कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड हमको कौन सी मिनिस्ट्री देती है? तो एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये मिनिस्ट्री इन अवार्ड्स को देती है। ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, तो इस दिन हमने यहाँ पर बहुत सारे जो सिटीज हैं उनको अवार्ड दिए हैं। इस अवार्ड की अगर हम बात करें तो है क्या ये? तो देखो, ये एक इनिशिएटिव है। इट्स एन इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। किस लिए है ये इनिशिएटिव? कि ये इंडिया की जो मेजर सिटीज हैं, छोटी सिटीज हैं, उनकी रैंकिंग करता है ये, कि भाई कौन सी सिटीज है जो बहुत अच्छा वर्क कर रही है अपने यहाँ की पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें रैंक प्रोवाइड कराता है ये। बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्टिविटीज अप्रूव्ड अंडर द सिटी एक्शन प्लान, तो सिटी एक्शन प्लान में बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उनमें इनको रैंक मिलती है एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और इसमें टोटल सिटीज जो हैं वो अभी 130 सिटीज हैं। NC मीन्स उनको बोलते हैं एनकैप सिटीज। नेशनल इसको क्लीन एयर प्रोग्राम के अंदर में ये सिटीज आती हैं, तो उसमें 130 सिटीज को इसमें क्या किया जाता है? सर्वे किया जाता है। फिर ये देखते हैं कि कौन सी सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बेहतर वर्क किया है। सो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें उन्होंने 2022 में ही इसके लिए गाइडलाइंस इश्यू कर दी थी कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग हम कैसे करेंगे सिटीज की, क्या क्या पैरामीटर्स उसमें होंगे, क्या क्राइटेरिया होंगे जिनके बेसिस पर हम सिटीज को चेक करेंगे भाई वो सिटी कैसी है। जैसे दिल्ली की पॉल्यूशन में अगर हम देखें तो बहुत गंदी स्थिति है। सो क्या प्रोग्राम है ये? नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। सो जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है स्पेशली किसके लिए है? ये स्वच्छ वायु की अगर आप बात करोगे तो क्लीन एयर पर ये फोकस करेगा ओनली। सो क्लीन एयर प्रोग्राम कौन से प्रोग्राम के अंदर चल रहा है? ये नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। और उसके अंदर फिर सिटीज का क्या होता है? उनका सर्वे होता है और फिर उनको रैंकिंग मिलती है। एम क्या है इसका लॉन्च करने का? कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इज टू गिव अ रैंकिंग टू 130 cities in the country for implementing city action plans prepared as part of NCAP for reducing air pollution। तो एग्जैक्टली घुमा फिरा करके अगर हम बात करें इतनी बड़ी लाइन में, तो इस प्रोग्राम के अगर हम एम की बात करें, ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो इसका मेन एम है टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है वो भी 40% बाय 2025-26। सो इट मींस जब 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है हमारा एंड होगा, 2026 का ईयर एंड होगा, तब तक हमारे पास इन सिटीज का जो एयर पॉल्यूशन है वो कम से कम 40% कम हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का मेन एम तो ये है। अब ये कैसे करना चाहते हैं ये सारे काम? इसके थ्रू होगा क्या? टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। जब ये रैंकिंग आएगी लोगों को पता चलेगा कि यार मेरा जो सिटी है वो तो बहुत खराब रैंक है उसकी तो, या उसकी तो बहुत अच्छी रैंक है। सो उसके बेसिस पर लोगों को पता चलेगा। इन्फॉर्म सिटीजन्स अबाउट द हेल्थ इम्पैक्ट्स रिलेटेड टू द एक्सपोजर। मीन्स लोगों को साथ में ये भी बताया जा रहा है कि देखो अगर आपके यहाँ की जो एयर पॉल्यूशन है बहुत बेकार है, पुअर क्वालिटी की है, तो आपको हेल्थ के इश्यूज होंगे। कंपेयरिंग एयर क्वालिटी कंडीशंस एट डिफरेंट लोकेशंस। एक ही सिटी में डिफरेंट लोकेशंस पर, अगर दिल्ली में हम कहें नॉर्थ दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स डिफरेंट होगा, साउथ दिल्ली का डिफरेंट होगा, ईस्टर्न वाले रीजन का डिफरेंट होगा, तो ये भी इसमें हो रहा है। टू अचीव द गोल ऑफ क्लीन एयर फॉर ऑल मीन्स जो एनकैप
जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम का जो एम था वो ये था क्लीन एयर फॉर ऑल, तो मीन्स सबके लिए क्लीन एयर मिलनी चाहिए। ऑल 30 सिटीज की अगर हम बात करें तो इस प्रोग्राम के अंदर उनको उनका असेसमेंट किया जाता है और उन्होंने वो जो सिटीज होती हैं अपने कुछ डिटेल्स को वहां से प्राण नाम का पोर्टल है, प्राण, ठीक है, इस पोर्टल पर डिटेल्स को फिल किया जाता है। फिर उनके लिए एक बोर्ड बैठता है और वो सारी डिटेल्स को कंपेयर करके देखता है कि कौन सी सिटी ने अपने यहाँ की एयर पॉल्यूशन को कम कर लिया। अब ये जो अवार्ड्स मिले हैं तो उनमें किस किस को, कौन कौन सी सिटी ऐसी हैं जिनको मींस एक अच्छी कैटेगरी में हम रख सकते हैं। तो कैटेगरी 1 में वो सिटीज आते हैं जिनकी पॉपुलेशन ओवर 10 लाख है। 10 लाख या उससे ज्यादा वाली जो पॉपुलेशन है, 10 लाख से ऊपर की जो पॉपुलेशन है, तो इसमें कैटेगरी 1 में जिनको बहुत अच्छा काम करने के लिए अवार्ड मिला है वो है आपका गुजरात का सूरत, मध्य प्रदेश का जबलपुर और यूपी का आगरा। सो कैटेगरी 1 में मींस जो लार्ज सिटीज की अगर हम बात करें, जो बहुत बड़ी सिटीज हैं, उनमें अगर किसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसमें दिया है तो वो है आपकी सूरत, जबलपुर और आगरा। यहां से ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द कैटेगरी 2, तो पॉपुलेशन बिटवीन 3 to 10 लाख, वो सिटीज की बात हो रही है जिनकी पॉपुलेशन 3 और 10 लाख के बीच में है। तो इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा किसका? फिरोजाबाद, अमरावती और झांसी, इन तीनों शहरों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। नेक्स्ट हमारे पास में है कैटेगरी 3, जिसमें अंडर 3 लाख की पॉपुलेशन है, उन सिटीज को हमने इसमें काउंट किया है। तो इसमें कौन कौन है? आपका रायबरेली है यूपी का, आपका नलगोंडा है तेलंगाना का, और नालगढ़ जो है ये है आपका हिमाचल प्रदेश का। सो ये आपके पास में सिटीज हैं जिनको बहुत अच्छी रैंक मिली है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जिसको हम कल के सेशन में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। अब आ जाते हैं एक नए इशू पर जो है कि आपका कावासाकी डिजीज, और ये काफी सीरियस कैटेगरी का डिजीज है। पूरे वर्ल्ड में लोग इससे परेशान होते हैं। रेयर टाइप का एक डिजीज होता है ये, और स्पेशली छोटे बच्चों में होता है। इसको आइए जान लेते हैं। तो जब ये डिजीज हो जाता है तो इस तरीके की रेडनेस वगैरह आपको देखने को मिल जाती है पूरी बॉडी पर। ये स्किन डिजीज नहीं है, नहीं, एक्चुअल में ब्लड का इशू है ये, ठीक है। आंखों में जो व्हाइट वाला एरिया है वो पूरी रेड हो जाती है ना। अब इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स को हम जानेंगे। ये देखो इनका किस तरीके का हो गया, पैरों की सिचुएशन देखो, है ना। अब इसके कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हुआ क्या है कि रिसेंटली बेंगलुरु में एक डॉक्टर ने रिवील किया है कि सर्ज इन कावासाकी डिजीज मींस अमंग चिल्ड्रन आफ्टर डिवास्टेटिंग सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19। मींस कोविड-19 की सेकेंड वेव भी हमारे यहाँ से खत्म हो गई, इसके बाद अगर हम कुछ देख रहे हैं तो कावासाकी डिजीज जो है इसके चिल्ड्रन में जो इशू हो रहा है उनका नंबर इंक्रीज हो रहा है। इट मींस ज्यादा बच्चों में ये डिजीज हो रहा है। सो अगर किसी डिजीज के थ्रू बहुत ज्यादा पॉपुलेशन अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती है, उसके केसेस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, सो दैट बिकम द कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट और द होल सोसाइटी। सो इस कावासाकी डिजीज की अगर आप बात करेंगे तो इसका एक नाम और क्या है, कावासाकी सिंड्रोम भी कहते हैं इसको, या म्यूकोकुटानियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी इसको हम कहते हैं। ये एक कैसा डिजीज है? तो ये देखो डिजीज है रेयर डिजीज। रेयर डिजीज क्या होता है? जो बहुत कम लोगों में होता है, दैट कॉजेज फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। बहुत ज्यादा इससे फीवर होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। कहां पर इन्फ्लेमेशन? किस में होगा? ब्लड वेसल्स में होगा, जो हमारे बॉडी में ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करने वाली वेसल्स हैं उनमें। और मेनली किन में होता है? अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज। जो 5 ईयर्स से कम के जो बच्चे हैं, मोस्टली उन बच्चों में ये डिजीज होता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ अक्वायर्ड हार्ट डिजीज। मींस एक प्रकार से ऐसे समझो कि हार्ट का जो इशू है, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो पहले से ही उनके बच्चों के पास में है। देखो यहाँ बात हो रही है अक्वायर्ड हेड हार्ट डिजीज की। देखो एक डिजीज तो होता है जो बाहर से हम तक आता है, एक हमारे इनबिल्टी हो जाता, मींस एक अंदर से हमारे में पहले से ही होती है कोई डिजीज। सो ये कैसी डिजीज है? अक्वायर्ड।
मीन्स हम बाहर से इस डिजीज को ले रहे हैं। तो इन छोटे बच्चों में स्पेशली 5 ईयर्स जो एज के बच्चे हैं उनमें सबसे ज्यादा हमको देखने को मिलता है। क्या इसके जो सिम्टम्स होते हैं, तो इसमें एक तो जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम टू मीन्स ये क्या करेगी, कंडीशन कॉजेज द इम्यून सिस्टम टू अटैक ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स जो होती हैं हमारी वीन्स वगैरह उन पर अटैक करते हैं और इनफ्लेम्ड एंड स्वेलन। तो जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, सपोज करो ये हमारी एक ब्लड वेसल है, इसमें से ब्लड की सप्लाई हो रही है, ये क्या करेगा, कुछ जगह पर इसके अंदर अंदर स्वेलोइंग हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से जो ब्लड का फ्लो है वो अफेक्ट हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को यहाँ पर ये जो डिजीज है वो क्रिएट करता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, जैसे लिम्फ नोड हो गई, स्किन हो गई, लाइनिंग ऑफ चाइल्ड के माउथ पर हो गया, नोज पर हो गया, थ्रोट पर हो गया, इसमें बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं। तो क्लिनिकल सिंपल की जो हम बात करें क्या क्या इसमें हो सकता है, आंखें रेड हो जाती हैं, रैशेस टाइप के हो जाते हैं, बिकॉज कहीं पर जब ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड रुक जाएगा एक जगह पे, तो उसका प्रेशर कहीं दूसरी जगह क्रिएट होगा, उसकी वजह से फिर रेडनेस आ जाएगी। वो आपके नेक पर हो सकती है, आंखों में हो सकती है, स्वेलन सिम्प्लोड हो गए, इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ, लिम्फ नोड, लिप्स वगैरह, इन सब पर आपको इसके डिजीजेस के वो सब देखने को मिलेंगे। एक्चुअली ये जो डिजीज है इसका नाम भी इसने जिस साइंटिस्ट ने, जिस डॉक्टर ने इसको मींस जो है डिस्कवरी की थी, इसको रिसर्च किया था, उनका नाम था तोमीसाकु कावासाकी। तो इन्हीं के नाम पर इस डिजीज का नाम आज भी चलता है। और द कॉजेज ऑफ, अगर इसकी बात करें कि भाई होता किस वजह से है ये, भाई जब आप किसी डिजीज को ट्रीट करना चाहते हो, सो यू शुड आल्सो नो दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज। सो इसके डिजीज की अगर हम बात करें कि इसका जो रीजन है, जो कारण है इसके, वो अभी तक अननोन है कि ये होता क्यों है। सो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जब अगर इसके हम रीजन नहीं पता हमको कि भाई इस डिजीज का कॉज क्या है, तो उसका जो ट्रीटमेंट है, उसका डायग्नोसिस है, वो भी बहुत इजी तो नहीं होगा। सो इसीलिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप की डिजीज है। ऑल्दो मोर केसेस हैपन इन लेट विंटर एंड अर्ली स्प्रिंग। इसके जो केसेस जो हमें देखने को मिलते हैं जितने भी बच्चों में, जहाँ कहीं भी मिले ऑल ओवर वर्ल्ड, तो वो हमको मिलते हैं लेट विंटर, जब विंटर एंड हो रही होती है उस ड्यूरेशन में, और अर्ली स्प्रिंग सीजन मीन्स विंटर की जो है एंड वाली एज उसमें टाइम में, और स्प्रिंग सीजन का जो स्टार्ट होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं फरवरी मार्च अप्रैल, ये वाला जो ड्यूरेशन होता है, इसमें इस डिजीज के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, सबसे ज्यादा जो बच्चों में मिला तो इसी ड्यूरेशन में मिलता है। सो आज हमने 2 टॉपिक को डिस्कस कर लिया है, कल फिर किसी और टॉपिक के साथ में मिलेंगे, और इसको इन टॉपिक से हम एमसीक्यू भी लेकर के आएंगे जिनको हम डिस्कस करेंगे, तो आपके दोनों टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे। सो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।